नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको बताया कि हम अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो आपके पास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो लेके आते हैं। उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं ताकि सुबह की शुरुआत अगर हमारे पास में अच्छी हो जाए तो बाकी दिन की शुरुआत जो है वो अच्छी होना स्वाभाविक है, क्योंकि सुबह अच्छी तो बाकी दिन जो है वो अच्छा है। और जितना हमें एक दिन के अंदर स्टडी करनी है, अगर हम उसका 50% सिर्फ सुबह सुबह ही कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास में चांसेस है कि आगे पूरे दिन में हम जो है वो उस चीज़ को फिनिश कर सके। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई काम भी आ गया तो हम उसको शाम को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सुबह नहीं पढ़ा, दोपहर को भी नहीं पढ़ा, ऑलमोस्ट दिन खराब कर दिया है, तो फिर आपको पता ही है कि बाद में जो है हमारे पास में चीज़ें और ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्लियर है? तो इसी दौर में हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो टीएनसी बुलेट सीरीज में हम एंडोक्राइन सिस्टम में जो है बेसिकली इसकी मेन जो है वो ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, और इसी में हमने शुरुआत की थी। पहली क्लास जो हमने एंडोक्राइन की जो पहली क्लास शुरू की थी वो हमने इंट्रोडक्शन किया था। उसके हमने अंदर जो है वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन के बारे में डिस्कशन किया था। देन हार्मोन्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। कौन कौन सी मेजर ग्लैंड्स होती है जो कि ये सीक्रेशंस करती है, कहाँ कहाँ पे सैचुरेटेड होती है, हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं, इनके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमने मेन चीज़ हाइपोथैलेमस देखा था। हाइपोथैलेमस को कम्प्लीटली जो है वो एक क्लास के अंदर फिनिश किया गया था। पूरी उसके डिसऑर्डर देखे थे, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो सारी चीज़ देखी थी। देन कहाँ सैचुरेटेड होता है, कितना वेट होता है, देन क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करता है, वो सारी चीज़ देखने के बाद हमने जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस किया था। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद में हमने थायराइड ग्लैंड को डिस्कस किया था। थायराइड ग्लैंड के बाद में हमने पैराथायराइड ग्लैंड को डिस्कस किया था। और आज हम पहुंच चुके हैं दोस्तों पैनक्रियाज पे। पैनक्रियाज हमारे पास में इंपॉर्टेंट ग्लैंड इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है। पैनक्रियाज को हम जो है वो एंडोक्राइन में भी पढ़ते हैं और उसको डाइजेस्टिव में भी पढ़ा जाता है। यानी कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करते हैं या डाइजेस्टिव के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर भी हम जो है पैनक्रियाज को देखते हैं। क्यों? क्योंकि पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है और उस पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एसेसरी ऑर्गन है जिसके अंदर हमारे पास में जो है वो सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज आता है, उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो फिनिश करते हैं। और एंडोक्राइन के अंदर इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे हार्मोन है जो एंडोक्राइन से रिलेटेड है। ग्लूकागोन है, इंसुलिन है, सोमेटोस्टेनिन है, ये सारी चीज़ जो है यहाँ से सीक्रेट होती है। ठीक है, जो ये दोनों के बीच की जो है वो हमारे पास में कड़ी है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी जो है वो बोला जाता है। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर या पैनक्रियाज को जो है मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोला जाता है, या मिक्स्ड ग्लैंड जो है वो किसको बोला जाता है। ऑप्शन आ जाते हैं लीवर, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड उसके बाद थायराइड ग्लैंड। तो आंसर जाएगा हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाज पे। अब ये हो गया। देन उसके बाद सबसे पहले हमने जो है वो हाइपोथैलेमस को डिस्कशन किया था। उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड को फिनिश किया था। देन थायराइड ग्लैंड को किया था। देन उसके बाद जो है हमने पैराथायराइड को किया था। ये चारों होने के बाद में आज हमारे पास में क्लास रहेगी दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाज पे। सारा कंसंट्रेशन जो है पैनक्रियाज पे करेंगे। रही बात क्वेश्चन आंसर की हम करें तो पैनक्रियाज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं। क्यों निकल के आते हैं? क्योंकि ये जो है वो एक मेजर डिजीज को जो है वो कंट्रोल करता है, वो है डायबिटीज मेलाइटस। और मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी ऐसी एग्जाम हुई होगी जो कि डायबिटीज मेलाइटस से जो है वो क्वेश्चन ना पूछे। तो इसके कारण जो है पैनक्रियाज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो है वो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे किस तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन सबको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। देन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एड्रेनल ग्लैंड, देन उसके बाद टेस्टिस और ओवेरीज को देखेंगे, वो हमारे पास में नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं हमारे पास में पैनक्रियाज की। तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सबसे पहले और फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो पैनक्रियाज इज द वाइटल ऑर्गन विथ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन किस लिए? क्योंकि ये हार्मोन भी रिलीज करता है। और एक्सोक्राइन किस लिए? क्योंकि ये डाइजेस्टिव जो है वो जूस भी या डाइजेस्टिव एंजाइम भी जो है वो सीक्रेट करता है। इसलिए पैनक्रियाज जो है वो एक वाइटल ऑर्गन है जो कि बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का जो है वो फंक्शन करता है। इसीलिए इसको जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड भी जो है वो बोला जाता है। ध्यान रखना, इसको जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हार्मोनल, एंडोक्राइन के रूप में हार्मोन भी रिलीज करता है और एक्सोक्राइन के रूप में जो है वो डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम भी जो है वो रिलीज करता है। इट प्ले ए की रोल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। देखो ये जो है वो मेन रोल प्ले करता है किसके? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि इसी से जो रिलीज होते हैं ना हार्मोन्स, वो
इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। कुछ इससे रिलीज होने वाले जो है वो ग्लूकोज को इंक्रीज करते हैं, जैसे ग्लूकागोन जो है वो ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाता है। ऐसे आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन क्या करवाता है, इस ग्लूकोज लेवल को जो है वो डिक्रीज करता है। तो ये जो है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में जो है वो मेन रोल प्ले करता है, उसके डाइजेशन में एंड हार्मोन रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। यानी कि इससे रिलीज होने वाले हार्मोन जो है, सेक्स हार्मोन इससे रिलीज होते हैं, जो कि अलग हार्मोन को जो है टेस्टिस और ओवेरी को भी जो है वो कंट्रोल करते हैं। ये देखो हमारे पास में, ये हमारे पास में जो है वो स्ट्रक्चर आ गई। ये जो आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आ गए हमारे पास में पैनक्रिया, ठीक है। और ये हो गए हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइन का पार्ट, दैट इज कॉल्ड डुडेनम। और डुडेनम में ये हमारे पास में हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला या हिपेटो ओडी यहाँ पे जाके ओपन होता है, और यहाँ पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो बाकी स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये तो हमारे पास में एक्सोक्राइन का काम करती है, और ये छोटे छोटे जो आप फूल टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये करती है हमारे पास में एंडोक्राइन का, जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस कहते हैं। तो ये देखो एक्सोक्राइन में हमारे पास में जो है वो एक्नर सेल्स है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करती है, जिसके अंदर एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। और एंडोक्राइन के रूप में जो है वो हमारे पास में ये ग्लैंड आ गई, जिसके अंदर अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम एनाटॉमी ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की जो है वो एनाटॉमी किस तरीके से होती है, जैसे हम हर ग्लैंड को जो है वो उसकी एनाटॉमी देख रहे हैं, ठीक इसकी भी जो है हम एनाटॉमी देखते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं लोकेशन के, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर के। तो लोकेशन की बात करें तो ये जो है वो बेसिकली कहाँ पे सेचुरेटेड होता है, ये देखिए, ये हमारे पास में ये ह्यूमन बॉडी होगी। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये होगी ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे हमने जो है वो पार्ट लिया, और ये हो गया हमारे पास में इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बाद में ये जो हमारे पास में येलो कलर का आप देख रहे हो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज की ये छोटी छोटी लोब्स हो गई, जिनको हम बोलते हैं लोब्यूल्स, और बीच के अंदर एक डक्ट प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। ये पैनक्रियाटिक डक्ट क्या होती है कि जो पैनक्रियाज से जो भी एंजाइम निकलते हैं उनको ले जाके कहाँ पे खोलती है दोस्तों, डुडेनल एम्पुला में या डुडेनल पेपिलाई, जिसको हम बोलते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, आपस में आके मिल जाती है। ये कॉमन बाइल डक्ट है, और ये पैनक्रियाज है, यहाँ पे बन जाती है ये हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको हम एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये सी शेप में, ये हो गई हमारे पास में डुडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है वो सबसे पहला पार्ट होता है डुडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट हो गया डुडेनम, जो कि 25 सेंटीमीटर का होता है, और इसके जस्ट ऊपर जो है हमारे पास में क्या सेचुरेटेड होता है दोस्तों, स्टोमक सेचुरेटेड होता है, राइट। और ये हमारे पास में पैनक्रियाज के 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और टेल, यानी कि इसके पार्ट को जो है वो डिवाइडेशन कर रखा है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। लोकेशन की बात करें तो लोकेटेड इन द अपर एब्डोमन, यानी कि जो हमारे पास में एब्डोमन है उसके अपर साइड में। एब्डोमन को अगर हम डिवाइड करें 3 में, अपर, मिडल एंड लोअर, तो अम्बिलिकस वाला पार्ट तो हो गया हमारे पास में मिडल, अम्बिलिकस से नीचे वाला पार्ट हो गया हमारे पास में पेल्विस वाला हो गया वो लोअर, और अम्बिलिकस से ऊपर वाला हो गया दोस्तों अपर एब्डोमन, ठीक है। तो इट इज लोकेटेड इन द अपर एब्डोमन बिहाइंड द स्टोमक, ये जो है वो स्टोमक के जस्ट पीछे होता है, एंड बिटवीन द डुडेनम, ठीक है, डुडेनम के बिल्कुल बीच में। ये देखो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये डुडेनम के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। तो ये जिस तरीके से, जैसे हमारे पास में ये हमारे पास में इसोफेगस, देन ये हमारे पास में स्टोमक, और स्टोमक के बाद में जो है वो ये डुडेनम चालू हो गया, ठीक है। तो ये डुडेनम में यहाँ पे जो है वो हमारे पास में बिल्कुल ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गया हमारे पास में दोस्तों पैनक्रियाज, राइट। ये हो गया यहाँ पे सेचुरेटेड, दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाज। तो लोकेटेड अपर एब्डोमन, अपर एब्डोमन में होता है बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के जस्ट पीछे होता है, ठीक है। देन बिटवीन द डुडेनम, डुडेनम के बिल्कुल बीच में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्प्लीन, और इसके टॉप मोस्ट पे जो है वो यहाँ पे जो है वो स्प्लीन होता है, यहाँ पे जो है हमारे पास में स्प्लीन होता है, ये वाले एरिया पे जो है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्प्लीन यहाँ पे अटैच रहता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसमें शेप की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग होता है, फ्लैट होता है एंड टेपर्ड होता है, यानी कि जैसे हमारे पास में लॉन्ग पत्ती के आकार का होता है, यानी कि जैसे ये कोई लीफ होती है, कोई भी जो है हमारे पास में लीफ होती है, इस तरीके से कोई लीफ होती है, तो ठीक उसी तरीके से जो है हमारे पास में होता है, पत्ती की नुमा संरचना होती है, लॉन्ग, फ्लैट, बिल्कुल चपटा होता है, एंड टेपर्ड होता है। टेपर्ड मतलब आगे से जो है वो निकुला होता है। साइज की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर होता है। अब देखो ये थायराइड ग्लैंड से बड़ा होता है, लेकिन मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी होती है हमारे पास में, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। लेकिन
पैनक्रियाज को क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करती है, ठीक है, तो ये मिक्स्ड होगी इसकी वजह से। वैसे हमारे पास में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लीवर होती है, लेकिन एंडोक्राइन वाली जो है वो हमारे पास में कौन सी होती है? सिर्फ और सिर्फ पैनक्रियाज होता है। एंड वेट की अगर हम बात करें तो वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम्स जो है उसका वेट होता है। अब उसके बाद आता था हमारे पास में पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के जो है हम पार्ट ले लेते। तो पैनक्रियाज के हमारे पास में जो है बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। कुछ बुक्स में जो है वो 3 पार्ट ही दिखाए गए, यानी कि नेक को जो है वो हटा दिया गया था, हेड, बॉडी एंड टेल। तो अगर 3 भी दिया है तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, 4 दिया है तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम ज़्यादा लेके चलते हैं, क्योंकि कल को बच्चे ये ना कह दे, बच्चे ये कह सकते हैं कि हमें बहुत डीपली पढ़ाया हुआ है, लेकिन बच्चे ये नहीं कहना चाहिए कि सर ये चीज़ तो आपने छोड़ दी है, ये चीज़ तो हमें पढ़ाई नहीं गई है। तो सबसे पहले आ जाता है पार्ट में हमारे पास में हेड। हेड जो है जस्ट हमारे पास में, ये देखो, ये जस्ट डुडेनम के अटैच में जो चीज़ है वो हो गया हमारे पास में हेड। इसको सारे को मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ आ गई, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये हो गया हमारे पास में हेड, जो कि जस्ट डुडेनम के अंदर जो है वो धसा हुआ आता है, ठीक है। तो लोकेटेड नियर द डुडेनम, डुडेनम के जस्ट पास वाला जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? हेड कहते हैं। कंटेंट द एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर, इसके अंदर एम्पुला ऑफ वेटर होता है। अब एम्पुला ऑफ वेटर क्या है? ये जो ओपनिंग हो रही है, ये जो आप ओपनिंग देख रहे हो दोस्तों, ये जो ओपनिंग देख रहे हो इसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, जहां पे ये ओपन होता है। वेयर डाइजेस्टिव एंजाइम आर रिलीज इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है, जहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो रिलीज होते हैं किसके अंदर? इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में एम्पुला। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम, आपको पता है कि ये जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज करता है, इसीलिए तो इसको एक्सोक्राइन भी बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी एंजाइम है वो लेके आते हैं पैनक्रियाज से और यहाँ पे आके बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों एम्पुला ऑफ वेटर या हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखा, हिपेटोपैनक्रियाटिक क्यों बोला? क्योंकि देखो ये हमारे पास में क्लीन करके देख लेते हैं, ये हमारे पास में पैनक्रियाज की आ गई, ये देखो यहाँ तक पैनक्रियाज की आ गई, और ये ऊपर से हिपेटिक आ गई। हिपेटिक मतलब लीवर से आ गई, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला? कॉमन बाइल डक्ट। ये हो गई हमारे पास में पैनक्रियाटिक डक्ट, देख रहे हो, ये हो गई हमारे पास में पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये पैनक्रियाटिक डक्ट और ये यहाँ पे आपके ओपन हो गई, तो ये यहाँ पे बनाएगी हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और ये ओपन हो गया, इसको बोला हमने हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। तो हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला बोलो या एम्पुला ऑफ वेटर बोलो या एम्पुला ऑफ ओडी बोलो, ये तीनों जो है वो इसी चीज़ के नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट आता है नेक। नेक को बहुत सारी बुक्स में नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया हुआ है तो भी चलेगा। शॉर्ट सेक्शन बिटवीन हेड एंड बॉडी, बॉडी और हेड के बीच वाला छोटा सा एरिया होता है। ये वाला जो एरिया देख रहे हो, देखो ये वाला जो एरिया, नोच जो बनी हुई है, कहते हैं ना गर्दन, हेड और इसके बीच में वाली चीज होगी नेक। तो ये वाला जो एरिया है ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नेक। क्लियर। नेक्स्ट आता था बॉडी, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज, जो पैनक्रिया के बीच वाला पार्ट है, यहां से लेके यहां वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं दोस्तों बॉडी। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हो गया हमारे पास में बॉडी। लास्ट आता था टेल, द नेरो एंड दैट टच ए द स्प्लीन, स्प्लीन के पास में जो है वो टच होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड टेल। यहाँ पे जो है वो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे जो है वो हमारे पास में स्प्लीन होता है, जो यहाँ बिल्कुल केप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं टेल। तो ये पार्ट हो गया हमारे पास में पैनक्रियाज के, कौन कौन सा? हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। क्लियर। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड ब्लड सप्लाई। तो अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई की बात होगी तो इसकी सप्लाई होती है सुपीरियर पैनक्रियाटोडुडेनल आर्टरी, यानी कि ऊपर की साइड में जो है वो कौन सी होती है? पैनक्रियाटोडुडेनल आर्टरी जो है सप्लाई होती है, वो किसकी ब्रांच होती है? सीएलिएक ट्रंक की ब्रांच होती है। यानी कि ये हमारे पास में दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में अरोटा। ये अरोटा से जो है वो एक डक्ट निकलती है या एक निकलती है जिसको हम बोलते हैं सीएलिएक आर्टरी। सीएलिएक आर्टरी से जो है वो 3 आर्टरियां और निकल जाती है। अब 3 आर्टरियां कहाँ जाती है? एक तो चली जाती है दोस्तों हमारे पास में स्टोमक के साइड में, एक चली जाती है हमारे पास में लोअर बैक साइड में, और एक चली जाती है हमारे पास में बॉडी इस पैनक्रियाट की साइड में, ठीक है, जिसको हम स्प्लेनिक आर्टरी बोलते हैं। ये स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचें ही जो है वो इसको सप्लाई देती है, यानी कि ये हमारे पास में जो है वो सुपीरियर पैनक्रियाटोडुडेनल आर्टरी जो है वो सप्लाई देती है। तो इसकी 3 ब्रांचें, एक निकल जाती है हमारे पास में लीवर की साइड में, एक निकल जाती है स्प्लीन की साइड में, एक निकल जाती है डुडेनम की साइड में, ठीक है। और उसकी ब्रांचें जो है वो सप्लाई देती है हमारे पास में किसको? पैनक्रियाज को। एंड इन्फीरियर
पेनक्रियोडुडेनल आर्टरी जो है वो सप्लाई देती है किसको, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की जो है वो ब्रांचेज होती है। दो आर्टरी निकलती है मेसेंट्रिक, एक निकलती है सुपीरियर और एक निकलती है इन्फीरियर। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, उसकी एक ब्रांच और निकलती है जो कि इन्फीरियर साइड में, लोअर साइड में जो है वो सप्लाई देती है। ऊपर साइड में तो पेनक्रियोडुडेनल आर्टरी सप्लाई देती है और नीचे के साइड में जो है वो इन्फीरियर पेनक्रियोडुडेनल आर्टरी होती है। ऊपर वाली को सुपीरियर पेनक्रियोडुडेनल आर्टरी बोलते हैं, नीचे वाली को इन्फीरियर पेनक्रियोडुडेनल आर्टरी बोलते हैं। ऊपर वाली आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच होती है, सेलिक ट्रंक या सेलिक आर्टरी की ब्रांच होती है। नीचे वाली जो है वो मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच होती है। और मेसेंट्रिक आर्टरी भी कौन सी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की जो है वो ब्रांचेज होती है, क्योंकि इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी बहुत लोअर साइड में होती है। क्लियर। देन उसके बाद आता है हमारे पास मेन चीज, फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की अगर हम फंक्शन की बात करें तो पेनक्रियाज हैज टू मेजर फंक्शन। टू मेजर फंक्शन कौन से होते हैं, एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन, दोनों को हम ले लेते हैं। पहले हम एक्जोक्राइन को ले लेंगे और उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एंडोक्राइन को। तो वन बाय वन करके ले लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे एक्जोक्राइन फंक्शन कि ये एक्जोक्राइन में किस तरीके से जो है वो फंक्शन करता है। इसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक्जोक्राइन फंक्शन करता है तो ये बेसिकली क्या रिलीज करता है दोस्तों, एंजाइम रिलीज करता है। और वो एंजाइम क्या करते हैं दोस्तों, वो हमारे पास में डाइजेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है। तो पेनक्रियाज के अंदर जो है वो स्पेशल सेल होते हैं जिसको एक्नर सेल बोलते हैं। पेनक्रियाटिक एक्नर सेल्स प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम विच आर सीक्रेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वाया पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। ये दिखाया था, ठीक है, ये देखिए यही दिखाया था कि ये हमारे पास में जो है वो कौन सी होती है, स्पेशल सेल्स होती है जिसको हम एक्नर सेल्स भी बोलते हैं। ये एक्नर सेल्स जो है वो यहाँ पे जितने भी हमारे पास में जो एंजाइम है, पेनक्रिया जो एंजाइम सीक्रेट करता है, इसको इस पेनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से, इस पेनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से फिर बाइल डक्ट के साथ कॉमन होके हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला या हेपेटिक ऑफ वेट्रिक में यहाँ पे जो है वो ओपन कर देते हैं। क्लियर, यहाँ पे हो गया। ठीक है। तो पेनक्रियाटिक में जो एक्नर सेल्स है वो रिलीज करती है और वो रिलीज करने के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो कहाँ पे सीक्रेट करती है, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाया पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा। ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो एंजाइम इसके अंदर होता है दोस्तों एमाइलेज। एमाइलेज कुछ हमारे मुंह के द्वारा भी जो है वो एमाइलेज होता है जिसको हम जो है वो सैलाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। और कुछ एमाइलेज जो मेन एमाइलेज है वो पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज होता है जिसको हम पेनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा भी जो है वो जानते हैं। एमाइलेज किसका डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करता है। ठीक है। लाइपेज एल से शुरू हो रहा है तो ये हो गया फैट, या हम कहें दैट इज कॉल्ड लिपिड्स। लिपिड्स बोलो या फैट बोल दो। तो लाइपेज जो है वो किसका जो है वो ब्रेक डाउन करवाता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। तभी पेनक्रियाज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सीरम लाइपेज और एमाइलेज करवाते हैं। ध्यान रखना, जब भी पेनक्रियाज में प्रॉब्लम आती है तो सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज जो है वो करवाया जाता है। ठीक है, ताकि आइडेंटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या होता है दोस्तों, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होते हैं जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। राइट। एक न्यूक्लियज एंजाइम भी जो है वो रिलीज होता है जो कि किसका ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज कॉल्ड डीएनए एंड आरएनए। अब आप कहोगे इसे डीएनए आरएनए का क्यों करता है, डीएनए आरएनए तो हमें ब्रेक डाउन होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी सेल्स ऐसी होती है जो डैमेज हो जाती है, तो डैमेज होगी तो उसको काम में भी लेना जरूरी है। ऐसे तो हर दिन जो है वो लाखों की संख्या में हमारे पास में सेल्स जो है वो टूटती है और नहीं बनती रहती है। तो जो सेल्स ब्रेक डाउन हो चुकी है, ठीक है, तो ब्रेक डाउन हो चुकी है तो उसके अंदर डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है। तो उस डीएनए आरएनए को जो है वो ब्रेक डाउन कौन करता है, न्यूक्लियज करता है। और वो कहाँ से रिलीज होता है दोस्तों, हमारे पास में पेनक्रियाज से रिलीज होता है। एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट का सीक्रेशंस भी जो है वो इसी के द्वारा होता है। आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना अंदर जाते ही जो है वो कैसे बदल जाता है, एसिडिक नेचर में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि स्टोमक जो है वो HCl का सीक्रेशंस करता है जिसकी वजह से वहाँ पे हाईली एसिडिक खाना हो जाता है। लेकिन वो इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो है वो किस में हो जाता है, एल्केलाइन में होता है। तो एल्केलाइन में क्यों हो जाता है, वो होता है बेसिकली बाइकार्बोनेट की वजह से। और वो बाइकार्बोनेट कौन रिलीज कर रहा है, वो बाइकार्बोनेट सीक्रेट कर रहा है हमारे पास में पेनक्रियाज, जो कि सीक्रेशंस किसको न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज ऑफ स्टोमक एसिड। जो स्टोमक एसिड थे उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एंडोक्राइन। अब तक तो हम पढ़ रहे थे एक्जोक्राइन। एक्जोक्राइन में हम सिर्फ नाम पढ़ेंगे क्योंकि हम जो है वो ज़्यादा डिस्कशन किस पे करेंगे, एंडोक्राइन पे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी क्लास भी जो है वो एंडोक्राइन में है, पेनक्रियाज पे। ठीक। अब एंडोक्राइन में हमारे पास में क्या होता है, एंडोक्राइन से जो रिलीज होते हैं, अब एक्जोक्राइन से रिलीज होते हैं उनको तो क्या बोला जाता है, एंजाइम बोला जाता है। एक्जोक्राइन बहुत सारी,
बहुत सारी ग्लैंड जो है वो सीबम का सिक्रेशन करती है, बहुत सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमारे पास में स्वेट का करती है, कुछ मिल्क का करती है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का सिक्रेशन करती है, वो करती है हमारे पास में हार्मोन्स का, ठीक है। और ये डायरेक्ट अपने ब्लड में डालती है और उसको ले जाने के लिए जो है वो डक्ट प्रेजेंट होती है। अभी आपने देखा कि जो पैनक्रियाटिक जूस था उसको ले जाने के लिए पूरी बाकायदा जो है वो डक्ट थी, जैसे ये डक्ट थी, ठीक है, ये ले जाके यहाँ पे ओपन हो रही थी। ऐसे मेमोरी ग्लैंड है वो वह सारा मिल्क लाके जो है वो यहाँ पे ओपन करती है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड है वो हमारे पास में जो है वो डर्मिस से होती है, एपिडर्मिस में आके ओपन करती है। सैलाइवरी ग्लैंड है जो पैरोटिड ग्लैंड है या जो मैंडिबुलर ग्लैंड है या सैलाइवरी ग्लैंड है, वो सीधा जाके जो है वो कहाँ पे ओपन करती है, डक्ट के द्वारा एक पर्टिकुलर ओपन स्पेस पे जो है वो खुलती है। लेकिन इसमें ले जाने के लिए कोई डक्ट नहीं होती, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। और डिटेल से मैंने जो है वो फर्स्ट क्लास के अंदर बता रखा है, फर्स्ट क्लास मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन के अंदर जो है वो फिनिश करवा रखा था। तो ये हार्मोन का प्रोड्यूस करता है, और हार्मोन भी जो है वो कहाँ से होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, यानी कि छोटी छोटी जो है वो कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। जैसे समुद्र के अंदर एक जमीन उभरी हुई होती है, उसको बोलते हैं आइलैंड, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इसके अंदर भी जो है वो छोटे छोटे संरचना स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम आइलैंड्स ऑफ लैंगरेंस कहते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास में जो है वो पर्टिकुलर पैनक्रियाज है, इस तरीके से ये देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा जो है पैनक्रियाज है, और इसके अंदर जो है बाकी सेल्स है। तो बाकी जो सेल्स है वो है एक्नेर सेल्स, ठीक है। ये देखो, ये एक्नेर सेल्स है जो कि पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशंस करती है, जिसमें एमाइलेज भी होता है, लाइपेज भी होता है, ट्रिप्सिन भी होता है, काइमोट्रिप्सिन भी होता है, ठीक है, प्रोटेज भी होता है, न्यूक्लियेज भी होता है। ये सारे एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो कि ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। सेकंड, ये देखो बीच बीच में जो है वो छोटे छोटे आइलैंड आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे द्वीप दिख रहे होंगे। इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सोक्राइन सेल्स होती है, जिनको हम कहते हैं आइलैंड्स ऑफ लैंगरेंस, राइट। अब इसके अंदर जो है वो अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, कुछ अल्फा सेल्स होती है, कुछ बीटा सेल्स होती है, कुछ डेल्टा सेल्स होती है, कुछ एप्सिलिन सेल्स होती है, कुछ पीपी सेल्स होती है। और ये सारे के सारी जो है वो अलग अलग सीक्रेशंस करती है। बेसिकली हम 3 सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा, ठीक है, क्योंकि यही मेन चीज होती है। पीपी सेल्स प्रोटेज का करती है, जो कि आगे हेल्प करता है। बाकी ये सेल्स जो है वो सीक्रेशंस करती है हार्मोन्स का, जो कि अलग अलग रेगुलेट करते हैं। क्लियर। अब आ जाता है पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स एंड एबनॉर्मलिटी, ठीक है। यानी कि पैनक्रियाटिक से तो हमारे पास में सारी चीजें आ गई, कौन कौन सी कहाँ से रिलीज हो गया वो सारी चीजें आ गई। अब आ जाता है कि इससे कौन कौन सी जो है वो एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर कैन अफेक्ट डाइजेशन एंड ब्लड शुगर रेगुलेशन, लीडिंग एंड मेटाबॉलिज्म डिजीज, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रिलीज होती है आपको बताइए। एक्सोक्राइन हो गया, एंडोक्राइन में हमारे पास में आके अल्फा सेल्स होती है, बीटा सेल्स होती है, डेल्टा सेल्स होती है, जो कि ग्लूकागोन, इंसुलिन और सेक्स हार्मोन्स का जो है वो रिलीज करती है, जो कि इन दोनों को जो है वो कंट्रोल भी करता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके जो है उसको लेते हैं और कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। पहला आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस किसकी वजह से होता है, कैसे होता है, उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हाई ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी और रेजिस्टेंस। यानी कि शुरुआत अगर हम करें डायबिटीज के ऊपर, मैंने अलग से भी क्लास बना रखी है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। तो इससे हमारे पास में 2 सेल्स को हम सबसे ज्यादा डिस्कस करते हैं अभी फिलहाल। एक होते हैं अल्फा सेल्स, एक होते हैं बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागोन का सिक्रेशंस करती है, और जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन का सिक्रेशंस करती है। एंडोक्राइन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में अल्फा सेल्स है, ये तो क्या करती है हमारे पास में कि एन केन प्रकारेण ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करती है। समझ में आ रहा। अल्फा सेल्स जो है वो हमारे पास में एन केन प्रकारेण जो है वो ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। अब इंक्रीज कैसे, जैसे ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म में है, उस ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करके किस में बदलेगी, ग्लूकोज में बदलेगी, राइट। या फिर जो है वो और ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेगी, या बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसको बनाएगी, या जो अदर सब्सटेंसेज हैं जैसे प्रोटीन है, इनसे भी जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराएगी। एन केन प्रकारेण हमें एक ही चीज याद रखना है कि जो ग्लूकागोन है वो हमारे पास में क्या करेगा, इंसुलिन जो ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज करेगा। सेकेंड चीज आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, वो एन केन प्रकारेण हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा, यानी कि ग्लूकागोन का जस्ट अपोजिट काम करता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जो ग्लूकोज है उसको सेल्स के अंदर भेजेगा, या फिर क्या करेगा कि जो ग्लूकोज बना हुआ हमारे ब्लड के अंदर है उसको स्टोर कर देगा ग्लाइकोजन के रूप में, ताकि इन फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े, किसी दिन भूखे मरे या किसी दिन जो है वो हमारे पास में फास्ट करे, उस दिन वो काम में आ जाए, राइट। तो वहां पे उसको जाके जो है वो स्टोर कर देगा। तो डायबिटीज मेलाइटस ये क्या है,
डायबिटीज मेलाइटस जो है वो हाई ब्लड शुगर लेवल है ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी और रेजिस्टेंस। ठीक है, एक क्रोनिक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया। क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, यानी कि हाई ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास में जो ब्लड शुगर लेवल होता है, ठीक है, वो कितना होता है दोस्तों? वो एग्जैक्ट होता है 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन अगर वो हमारे पास में मोर देन 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपरग्लाइसीमिया। और ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में जो है वो मैंने आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है वो एक्सप्लेन कर रखा है। आप बुलेट सीरीज में जाके जो देख सकते हैं, और ऑलरेडी जिन बच्चों ने देख रखा होगा उनको ये सारी चीज़ें पता भी होगी। ठीक है, तो इट इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो हो जाता है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ड्यू टू इम्पेयर्ड इंसुलिन प्रोडक्शन और फंक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इम्पेयर्ड फंक्शन हो जाएगा, इंसुलिन जो है या तो सीक्रेट नहीं होगा, या सीक्रेट होगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पे इंसुलिन सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, या तो सीक्रेशंस कम होगा या फिर जो है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास में ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? डायबिटीज मेलाइटस। अब इसी के आधार पर डायबिटीज मेलाइटस जो है वो दो तरीके से डिवाइड किया गया है। अब दो तरीके से कौन कौन सा? टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, और सेकेंड आता है हमारे पास में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 और टाइप फर्स्ट, इनके बारे में जो है डायबिटीज में और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है फटाफट चलेंगे, क्योंकि पूरी डिजीज जो है संभव नहीं होगी। हम बेसिकली पैनक्रियाज पे जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहली चीज आ गई हमारे पास में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। अब तक आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा इन दोनों में, लेकिन देखो इसको समझो। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, दो हमारे पास में जो है वो डायबिटीज है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में तो क्या होता है कि इंसुलिन सीक्रेट ही नहीं हो रहा। समझो ध्यान से, एक एक को समझा रहा हूं, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। टाइप 1 के अंदर तो क्या होता है कि इंसुलिन सही तरीके से जो है वो सीक्रेट ही नहीं हो रहा। अब इंसुलिन जन्मजाति, ठीक है, मान लो बच्चा पैदा हुआ तभी से जो है वो पैनक्रियाज सही तरीके से काम नहीं कर रहा, या जन्म से ही जो है वो उसमें इंसुलिन जो है वो प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रहा, उसको हम बोलेंगे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोला जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली जो है वो बच्चों में देखने को मिलती है। समझ में आएगा? ये तीन बेसिकली जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स समझा रहा हूं। कौन कौन सी? पहली चीज, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? जन्मजाति इंसुलिन का सिक्रेशंस नहीं होता है। ठीक है, और उसमें इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं होता है शुरू से। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। मान लीजिए पैनक्रियाज डेवलप नहीं है, या पैनक्रियाज है ही नहीं है, ठीक है, या इंसुलिन के लिए बीटा सेल्स ही नहीं है, तो उसकी वजह से इंसुलिन बनता ही नहीं है। ठीक है, ये जन्मजात हो सकता है, और ये बेसिकली जो है वो बच्चों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। ये चीज जरूर ध्यान रखना, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कौन सा हो गया? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। और साथ के साथ में ये होता है हमारे पास में बेसिकली जो है वो बच्चों में देखने को मिलेगा। ये कंजेनाइटल भी हो सकता है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ये जो आजकल जितने भी लोग देख रहे हैं, जो पर्सन देख रहे हैं, डायबिटीज है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है हमारे पास में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसके अंदर क्या होता है कि जो इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है या तो प्रॉपर नहीं है। मान लो 100 किलो का आदमी है, अब बेचारा इंसुलिन तो सीक्रेट कर रहा है, जो नॉर्मल 60-70 किलो आदमी होता है वो तो बीएमआई के अनुसार चल रहा है ना। ठीक है, अब वो प्रोडक्शन कर रहा है, इंसानों जैसा शरीर हो गया, हाथी जैसा, तो कहाँ सप्लाई दे पाएगा? या फिर इंसुलिन सीक्रेट तो कर रहा है लेकिन वो रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता। ठीक, तो ये सारी चीजें करता है, तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी जो है वो बोला जाता है। ठीक है, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी जो है वो बोला जाता है, और ये जो है वो एडल्ट में देखने को मिलता है। ये जो है वो ध्यान रखना, पहला इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। ठीक है, कोजेज की अगर हम बात करें तो देखो अब 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस T1DM। ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स का जो है वो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो है वो इंसुलिन का सिक्रेशंस नहीं कर पाते हैं। सेकेंड कोजेज क्या हो सकता है? ऑटो इम्यून अटैक ऑन पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स,
नो इंसुलिन प्रोडक्शन, यानी कि इंसुलिन प्रोडक्शन होता ही नहीं है, और वो किसी भी तरीके से हो सकता है उसके अंदर जो है वो इंसुलिन प्रोडक्शन ही जो है वो नहीं हो रहा। ऑनसेट की बात करें तो यूजुअली इन चाइल्डहुड और एडोलसेंस, बच्चों में ही जो है वो बेसिकली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये डिजीज जो है वो बच्चों में ही दिख जाती है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में क्या होता है, पोलियूरिया, 4P के नाम से भी इसको जानते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, 4P, ठीक है। अब 4P कौन सा है, यहाँ पे जो है वो मैंने 3P लिख रखा है, लेकिन 4P आ जाएगा। एक होता है पोलियूरिया, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, सॉरी 3P के नाम से इसको जानते हैं, नॉट 4P, ठीक है, 3P के नाम से जो है उसको जाना जाता है। अब 3P कौन कौन से हो गए, यह आ गया हमारे पास में 3P आ गया हमारे पास में। पोलियूरिया यानी कि बार बार जो है वो यूरिन प्रोडक्शन होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। नेक्स्ट पोलीडिस्पेसिया, ये होता है हमारे पास में दोस्तों एक्सेसिव थ्रस्टी होगी, बहुत ज़्यादा जो है वो प्यास लगेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोलीफेजिया होता है एक्सेसिव जो है वो हंगर, बहुत ज़्यादा जो है वो भूख लगेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वेट लॉस होगा, फटीग होगा एंड कीटो एसिडोसिस होगा। आपने देखा होगा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जब कंट्रोल नहीं होता है तो फिर कीटोन बॉडी जो है वो शरीर से बाहर निकलना चालू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में क्या होगा, सबसे पहली चीज तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि भूखे पेट जो ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे वो कितना आएगा दोस्तों, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आएगा। ऑलरेडी मैंने आपको जो है वो डिस्कशन में बता दिया था कि नॉर्मल हमारे पास में कितना होता है दोस्तों, 70 to 110 मिलीग्राम जो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है फास्टिंग में, और अगर 125 से ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या कह देंगे दोस्तों, हाइपरग्लाइसीमिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्नोसिस में 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाएगा। और HbA1c जो है वो मोर देन 6.5% से जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये एग्रीगेट जो है हमारे पास में 90 डेज का जो है वो ग्लूकोज लेवल जो है वो बता देता है। एग्रीगेट जो है वो 90 डेज का ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज क्या बता देगा, इसको हम बोलते हैं HbA1c, ठीक है। नेक्स्ट लो सी पेप्टेज, जो कि लो इंसुलिन प्रोडक्शन जो है उसको इंडिकेट करता है, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे दोस्तों, इंसुलिन थेरेपी देंगे, और वो इंसुलिन थेरेपी जो है वो लाइफ लॉन्ग दी जाती है। लाइफ लॉन्ग क्यों दी जाती है, क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, बीटा सेल्स जो है वो डैमेज हो चुकी है ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, तो वहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये लाइफ लॉन्ग जो है वो हम इंसुलिन देते हैं। नेक्स्ट डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो की जाएगा। सेकेंड आता है हमारे पास में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। देन कोजेज की अगर हम बात करें तो कोजेज आता है हमारे पास में बॉडी सेल्स बिकम रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, बॉडी सेल्स जो है वो हमारे इंसुलिन से जो है वो रेजिस्टेंस हो जाती है। एंड पैनक्रियाज फेल टू कंपनसेट, और पैनक्रियाज जो है वो उसको कंपनसेट नहीं कर पाता, या तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है हमारी बॉडी की, या फिर रेजिस्टेंस हो जाता है। पहली वाली में तो क्या था, इंसुलिन जो है वो ज़्यादा सीक्रेट ही नहीं हो रहा, जन्मजात ही सीक्रेट नहीं हो रहा था, और ये क्या होता है हमारे पास में, ये पैनक्रियाज जो है वो कंपनसेट नहीं कर पाता है। ऑनसेट की बात करें तो एडल्ट में जो है बेसिकली देखने को मिलता है जिनकी एज 40 साल से ज़्यादा होगी उनको, और बट इंक्रीजिंग इन यंग इंडिविजुअल, आजकल जो है वो 20-25 साल में भी जो है वो देखने को मिल जाता है। रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं, रिस्क फैक्टर इसका मेन चीज होता है दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। आजकल जितने भी मोटे लोग हैं ना उनमें आपको डायबिटीज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि मोटे लोगों में क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की संभावना जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकंड आ जाता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कोई वर्कआउट नहीं है, कोई खेल कूद नहीं है, इसकी वजह से। नेक्स्ट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग, ये बहुत रेयर केस में जो है वो देखने को मिलेगा। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स होता है जैसे हमारे पास में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस थे वैसे थे, बट वो माइल्डर एंड ग्रेजुअली जो है वो ऑनसेट होते हैं। क्लियर। डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस में वही चीज़ निकल के आएगी हमारे पास में, हाई फास्टिंग ग्लूकोज लेवल निकल के आएगा, और HbA1c भी जो है वो इंक्रीज निकल के आएगा। एंड हाई इंसुलिन लेवल, शुरुआती स्टेज में हाई इंसुलिन रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस हो रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंसुलिन सीक्रेट करेगी। फर्स्ट में तो क्या था, बीटा सेल्स है ही नहीं है, तो वो कहाँ से इंसुलिन सीक्रेट करेगी। इसके अंदर बीटा सेल्स तो है लेकिन वो रेजिस्टेंस है, तो उसके मेंटेन करने के लिए जो है वो शुरुआत में जो है वो हाई इंसुलिन सीक्रेट करेगी, देन धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज होगा, एंड लो इंसुलिन धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज होगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे दोस्तों, डाइट और एक्सरसाइज। उसमें तो हम लाइफ लॉन्ग जो है वो इंसुलिन देंगे क्योंकि बीटा सेल्स है ही नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे,
डाइट करेंगे और एक्सरसाइज करवाएंगे। एंड ओरल मेडिकेशन जैसे मेटफॉर्मिन है, सल्फेनिलमाइड है, ग्लिमेपराइड है, ये सारी जो है वो हम यहाँ पे मेडिकेशन देंगे। एंड इंसुलिन थेरेपी, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा केसेज में आ गया तो इंसुलिन थेरेपी देते हैं। इंसुलिन थेरेपी में मैंने सारे इंसुलिन करवा रखे हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, ये सारे के सारे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज। तीसरा आ गया हमारे पास में गेस्टेशनल डायबिटीज। इसको बहुत सारी बुक्स जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर जो है वो डायबिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली जो है वो प्रेगनेंसी कंडीशन में ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज होता है और जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद जो है वो कन्वर्ट नॉर्मल में हो जाता है, इसलिए इसको जो है वो डायबिटीज नहीं माना गया। कुछ बुक्स उसको इंक्लूड करती है और तीसरा पार्ट दे दिया गेस्टेशनल डायबिटीज, तो आप कहीं भी पढ़ लो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज है। जैसे प्रेगनेंसी होती है तब डायबिटीज के साइन सिम्टम्स या इंक्रीज ब्लड शुगर ये सब चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे प्रेगनेंसी जो है वो फिनिश हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, देन ये साइन सिम्टम्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। क्लियर। तो इट इज प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज। कोजेज की बात करें तो ये हार्मोनल चेंजेस जो है वो होते हैं एंड लीड्स टू टेम्परेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे हमारे पास में जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका था वैसे हो जाएगा। डायग्नोसिस की हम बात करें तो डायग्नोसिस में आ जाता है इसमें ग्लूकोज, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि ऑलरेडी जो है मैंने करवा दिया है। ठीक है, आप ब्लड सीरीज में जाके जो है वो देख सकते हो। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, डाइट देंगे, एक्सरसाइज देंगे एंड इंसुलिन इफ नेसेसरी। अगर ये कंट्रोल डाइट और एक्सरसाइज से नहीं हो रहा है तो हम इंसुलिन भी जो है वो देके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है दोस्तों? कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि इंक्रीज रिस्क टू टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इन मदर एंड चिल्ड्रन। ठीक है, बेबी में भी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, मदर को भी और बेबीज में भी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पैनक्रेटाइटिस था। ये तो था हमारे पास में दोस्तों कि प्रोडक्शन जो है वो एबनॉर्मल हो जाए, ठीक है, हाइपोपैन जो है वो हो जाए, बीटा सेल्स का जो है वो डैमेज हो जाए। सेकंड आ जाता है पैनक्रेटाइटिस। पैनक्रेटाइटिस होता है दोस्तों इन्फ्लामेशन इन द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से, और आपको पता ही है पैनक्रेटाइटिस तो सबसे मेन जो है वो डेंजर है क्योंकि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में सबसे ज़्यादा डेथ रेट होती है। क्यों? एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बता दूं कि जैसे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस होता है तो ये जो हमारे पास में पैनक्रियाज की सेल्स हैं, तो पैनक्रियाज की सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करते हैं, अपनी सेल्स को ही खाना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को ही खा जाते हैं, इसीलिए एक्यूट पैनक्रेटाइटिस सबसे ज़्यादा डेंजरस है। बहुत ज़्यादा डेथ रेट जो है वो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की है, ध्यान रखना। ठीक है, it is a common condition which digestive enzyme activated inside the pancreas leading to self digestion and inflammation। देखो होगा क्या कि ये खुद की सेल्स को ही जो है वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, जैसे सेल्स के अंदर गोल्जी एपरेटस होते हैं या गोल्जी बॉडी आपने देखा होगा, तो गोल्जी और बॉडी को जो है वो सुसाइडल पैक्स के नाम से या सुसाइडल बैग के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइसोजाइम एग्जाम है, अगर वो फट गए तो उसी सेल्स को खा जाएंगे। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास में जो पैनक्रेटिक एंजाइम है वो वैसे तो सेल्स को या हम कहें प्रोटीन का जो है वो डाइजेशन करते हैं, लेकिन अगर ये यहाँ पे एक्टिवेटेड हो गए तो ये खुद को ही जो है वो डाइजेशन कर जाते हैं, इन्फ्लामेशन करवा देते हैं। इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, ये दो तरीके का होता है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस और क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। एक्यूट का मतलब होता है सडनली, ठीक है, तो जो सडनली इन्फ्लामेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। और आपको बता दूं एक्यूट पैनक्रेटाइटिस ज़्यादा डेंजरस है देन कंपेयर टू क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस, क्योंकि क्रोनिक में तो जो है वो आदमी संभल जाता है, धीरे धीरे जो है वो संभल जाता है। एक्यूट में क्या है, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि वो ट्रीटमेंट ले, मेडिकेशन ले और वो सारी चीज़ें करे। ठीक है, कोजेज की बात करें तो कोजेज क्या हो सकता है, गोल स्टोन। ठीक है, गोल स्टोन मोन कॉमन है। इससे क्या होगा, आप कहोगे कि सर गोल ब्लेडर में स्टोन हो जाएगा तो पैनक्रियास से क्या मतलब है। देखो दोस्तों, अभी आपने जो है वो स्ट्रक्चर देखी थी, ठीक है, फिर से मैं वो स्ट्रक्चर लेके आता हूँ और उसको बताता हूँ। ये हमारे पास में कहाँ से आ रहा है, ये देखो, ये गोल ब्लेडर से निकल के आ रहा है, ये गोल ब्लेडर से निकल के आ रहा है यहाँ तक, और ये हमारे पास में जो है वो कहाँ से निकल के आता है, लीवर से। ठीक है, और लीवर से निकलने के बाद में ये कहाँ पे ओपन हो रहे हैं दोस्तों, ये ओपन हो रहे हैं यहाँ पे। अब देखो हमने क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, थोड़ी देर पहले इसके इटियोलॉजी में पढ़ा कि कोलीलिथाइसिस हो जाता है। एक होता है कोलीसिस्टाइटिस, कोलीसिस्टाइटिस होता है इन्फ्लामेशन इन द गोल ब्लेडर, और कोलीलिथाइसिस होता है स्टोन इन द गोल ब्लेडर। अब देखो अगर यहाँ पे कोई स्टोन है
अब वो स्टोन आगे खिसकता यहाँ पे आ गया, ठीक है, वो स्टोन आके यहाँ पे इसको ब्लो कर दिया, ठीक है, इस जगह को ब्लो कर दिया। तो ये तो ब्लॉक हुई जो हुई, अब ये ब्लॉक हुई तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें तो ऐसे कोई एंजाइम है, बाइल के अंदर ऐसे कोई सीवियर एंजाइम नहीं है। लेकिन जो पेनक्रियाज के अंदर जो एंजाइम है, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम है, जो कि प्रोटीन को डाइजेशन करने वाले एंजाइम है, वो इसको ही खा जाते हैं, इसी को जो है वो खत्म कर देते हैं। इसीलिए ये आगे हमारे पास में एटियोलॉजी दैट इज कॉल्ड कोलीलिथाइसिस। समझ में आएगा, कोलीलिथाइसिस क्या कर देगा, उसको ब्लॉकेज कर देगा। गोल स्टोन मोस्ट कॉमन होता है, ब्लॉकेज द पेनक्रियाटिक डक्ट। अब पेनक्रियाटिक डक्ट को जो है वो ब्लॉक कर देगा तो आगे एंजाइम जो है वो नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट, अल्कोहल कंजप्शन, बहुत ज़्यादा जो है वो अल्कोहल कंजप्शन हो जाता है तो एक्यूट पेनक्रियाटिस के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, हाइपर ट्राइग्लिसराइड, यानी कि इसके अंदर जो है हमारे पास में ग्लिसराइड जो है वो हमारे पास में 1000 मिलीग्राम से भी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और क्या हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है, डायरेक्टली चोट लग गई, वो सेल्स का एंजाइम बाहर निकल गया तो ऑफ कोर्स इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ मेडिकेशन ऐसे आती है जो कि पेनक्रियाटॉक्सिक होती है, जो कि पेनक्रियाज के हार्मोन्स को जो है वो अफेक्ट डालती है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में क्या होगा दोस्तों, सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटेड टू द बैक। अब देखो पेनक्रियाटिक का जो पेन होता है वो सीवियर होता है और रेडिएटेड होता है बैक साइड में, इधर की साइड में जाएगा। पेनक्रियाज का जो पेन है वो इधर की साइड में जो है वो रेडिएटेड होता है। नोजिया होगा और वोमिटिंग होगी और फीवर होगा, ठीक है। एंड कूलेस साइन, सबसे मेन चीज जो है वो कूलेस साइन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा, दो चीजें होती है, कूलेस साइन और टर्नर साइन। ये ऑलरेडी जो हो मैंने आपको जो हो बता रखे। कूलेस साइन में क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा किसके, अराउंड द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस के चारों तरफ जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। ये चीज जो है वो जरूर ध्यान रखना। ये हमारे पास में अम्बिलिकस है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। ऐसे जैसे छोटे छोटे जो है वो स्याही के धब्बे आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम बोलेंगे कूलेस साइन, ठीक है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस के चारों तरफ जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन होंगे। एंड ग्रेट टर्नर साइन, ग्रेट टर्नर साइन में क्या होगा, ब्लूइश ऑन फ्लैंक्स, यहाँ के साइड में, इधर की साइड में जो है वो आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं ब्रूशिंग, ठीक है। फ्रैंक में होगा, ये होगा ग्रे टर्नर साइन। दोनों एग्जाम में जो है वो काफी ज्यादा पूछे गए हैं, क्लियर। इसलिए इसको जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखना, टर्नर साइन और ग्रे और कूलिस साइन, ये दोनों के दन मेन साइन है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पेनक्रियाटाइटिस के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में आएगा हाई सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज। मैंने आपको पहले बताया था कि एमाइलेज और लाइपेज जो है वो टेस्ट करवाते हैं। एंड सीटी स्कैन देखेंगे, सीटी स्कैन में अगर शो करेगा स्वेलिंग और नेक्रोसिस, कि पेनक्रियाज के अंदर कहीं नेक्रोसिस या स्वेलिंग तो नहीं है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनपीओ रखेंगे, ठीक है। क्यों रखेंगे, इसका रीजन ये है, जो भी क्लाइंट आता है उसका मेन चीज है एनपीओ रखेंगे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में। ये काफी बार एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एनपीओ क्यों जो है वो रखा जाता है। एनपीओ रखने का रीजन जो है वो हमारे पास में ये है कि अगर आपने उसको खाना दिया तो जैसे खाना स्टोमक से आगे जाएगा तो एक एंजाइम आता है कोलिसिस्टोकाइनेज, ध्यान रखना, डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ा देंगे, कोई भी टीचर ने पढ़ाया होगा, सीसी के एक एंजाइम होता है कोलिसिस्टोकाइनेज। वो कोलिसिस्टोकाइनेज जैसे ही खाना जो है वो हमारे पास में स्टोमक से बाहर निकलता है, पाइलोरिक रीजन में आता है, तो वहां जैसे पाइलोरिक रीजन में आएगा, या हम कहें कि इंटेस्टाइन में जैसे घुसेगा वैसे सीसी के जो है वो एंजाइम रिलीज करता है। वो सीसी के क्या करता है, गोल ब्लैडर को तो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि बाइल वहां से निकल के आ जाए, हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला को ओपन कर देता है और पेनक्रियाज को जो है वो फोर्स करता है कि आप एंजाइम का जो है वो सिक्रेशंस करो, ठीक है। इसलिए एनपीओ रखा था। अब एनपीओ रखेंगे तो खाना नहीं खाएंगे तो स्टोमक में कुछ नहीं रहेगा, स्टोमक में कुछ नहीं रहेगा तो स्टोमक वो एरिया जो है वो सीसी के रिलीज नहीं करेगा, सीसी के रिलीज नहीं करेगा तो पेनक्रियाज को जो है वो फोर्स नहीं डाला जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एंजाइम का रिलीज करो। क्यों, क्योंकि अगर एंजाइम रिलीज हो जाएंगे तो फिर पेनक्रियाज जो है वो ज़्यादा ट्रबल करेगा, इसलिए एनपीओ रखा जाता है। एंड आईवी फ्लूइड, ठीक है, आईवी फ्लूइड दिया जाता है और पेन कंट्रोल दिया जाता है क्योंकि सीवियर पेन होता है पेनक्रियाटाइटिस के अंदर। एंड ट्रीट अंडरलाइन कोजेज, जैसे रिमूव गोल स्टोन, स्टॉप अल्कोहल। अंडरलाइन कोजेज का मतलब होता है कि उसको ट्रीट करेंगे जो कोजेज हैं, जैसे कोई अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल उसको सस्पेंड कर देंगे। अगर गोल स्टोन की वजह से वो हमारे पास में जो है वो ब्लॉकेज हो चुका है, ठीक है ना, जो एम्पुला गोल स्टोन की वजह से ब्लॉकेज हो चुका है तो गोल स्टोन को जो है वो रिमूव कर देंगे।
सेकंड आ जाता है हमारे पास में क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस मोर डेंजरस है देन द क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस, ध्यान रखना, ठीक है। क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस लॉन्ग टर्म डैमेज ऑफ द पैनक्रेजा, लंबे समय तक अगर पैनक्रेजा डैमेज रहता है तो उसको हम बोलते हैं क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। कोजेज हो गया हमारे पास में क्रोनिक एल्कोहल एब्यूज, मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास में गोल स्टोन था मोस्ट कॉमन, और इसमें आता है हमारे पास में क्रोनिक एल्कोहल एब्यूज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस आपने देखा होगा, जिसके अंदर हमारे पास में सोडियम लेवल जो है बच्चों में इंक्रीज हो जाता है, बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। और ये जो है वो हमारे पास में सिस्टिक फाइब्रोसिस अलग से क्लास लेंगे, ठीक है। इससे भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा, वो पैनक्रियाज पे डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट डालता है। और ऑटो इम्यून डिजीज में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो कि हमारे खुद के पैनक्रियाज को ही जो है वो डैमेज कर देती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, क्रोनिक एब्डोमिनल पेन होगा जो हो ही रहा है, एंड स्टीरियो क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, ये स्टीरियो एग्जाम में जो है वो काफ़ी बार पूछा गया। स्टीरियो होता है कि स्टूल के अंदर जो है वो हमारे पास में हमारे पास में फैटिक कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, फेट जो है वो स्टूल के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। फैटी स्टूल होगा ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंसी, यानी कि फैट का डाइजेशन नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट का तो फिर भी हो जाता है, प्रोटीन का भी हो जाता है, क्यों फैट का क्यों नहीं होगा, उसका भी एक रीजन है। मैंने कहा ना कि कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ो। देखो, कार्बोहाइड्रेट का इसलिए हो जाता है कि एमाइलेज दो जगह प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, माउथ के अंदर भी और पैनक्रियाज के अंदर। जो माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सैलाइवरी एमाइलेज, जो कि किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। समझो, हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट है, इसका डाइजेशन कौन करता है, एमाइलेज। तो ये एमाइलेज तो दो जगह प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, माउथ में भी और पैनक्रियाज में भी। तो अगर पैनक्रियाज डैमेज हो जाएगा तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि माउथ वाला डाइजेशन कर देगा। सेकंड आ जाता है हमारे पास में प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का एंजाइम को डाइजेशन कौन करने वाला होता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिनोजन, ये सारी चीजें करते हैं। अब ये कहाँ से होता है, जो भी हमारे पास में इसके डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं, स्टोमक से भी होते हैं, ठीक है, और पैनक्रियाज से भी होते हैं। अब अगर पैनक्रियाज नहीं कर रहा तो स्टोमक काम कर देगा। लेकिन जो फेट है, ठीक है, फेट का डाइजेशन न माउथ में होता है न स्टोमक में होता है। फेट का डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंटेस्टाइन में होता है। कौन करवाता है दोस्तों, लाइपेज करवाता है। और ये लाइपेज कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। अब पैनक्रियाज जो है वो डैमेज हो चुका है, तो पैनक्रियाज डैमेज हो चुका है तो जो फैट है वो डाइजेस्ट नहीं होगी, फैट जो है वो स्टूल में ऐसे कैसे निकल जाएगी, जो फैट हम खा रहे हैं वो सारी की सारी स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाएगी। इसको हम बोलते हैं फैटी स्टूल, इसको नाम दे दिया स्टोरिया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज को जो है वो कंसेप्ट क्लियर करते हुए जो है वो पढ़ो। नेक्स्ट, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या होगा कि बीटा सेल्स जो है वो डैमेज रहेगी, तो उसकी वजह से भी सारी चीजें होगी, या डायबिटीज मेलाइटस के साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस है। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस आ जाता है हमारे पास में, सीटी स्कैन करवाएंगे, ठीक है। सीटी स्कैन करवाएंगे, आइडेंटिफिकेशन लेंगे कि पैनक्रियाज जो है वो कोई डैमेज तो नहीं होगा, कोई स्वेलिंग तो नहीं होगी, कोई टेंडरनेस तो नहीं है, या जन्मजात तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो सारी चीजें करेंगे। एमआरआई, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग कराएंगे, एंड ईआरसीपी, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलियो एंजियो पैनक्रेटोग्राफी करवाते हैं, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, सीधा माउथ के अंदर डालते हैं और सीधा जो है वो वहाँ पे डक्ट तक पहुँचाते हैं। माउथ के अंदर डालेंगे, देन इसोफेगस से स्टोमक से पाइलोरिक रीजन से डूडेनम में जहाँ पे हिपेटो पैनक्रेटिक एम्पुला है, ठीक है, या एम्पुला ऑफ वेटर है, जहाँ पे ये ओपन हो रहा, वहाँ तक इसको देखते हैं, ताकि वहाँ पे चेक करते हैं कि कोई कैल्सिफिकेशन तो नहीं है, कोई डक्ट में चेंजेस तो नहीं है, डक्ट किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं है, कोई स्टोन आने की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हम ईआरसीपी के द्वारा जो है वो देखते हैं, टू चेक द कैल्सिफिकेशन एंड डक्टल चेंजेज। डक्ट के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेज है तो नहीं है, वो सारी चीज़ देखेंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑफकोर्स एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस हो रहा है, मतलब उसके जो एंजाइम है वो रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसके जो एंजाइम जो है वो सप्लीमेंट देंगे, तो पैनक्रेटिक एंजाइम सप्लीमेंट जो है वो दिया जाता है। एंड पेन मैनेजमेंट किया जाता है, ऑफकोर्स, क्योंकि पेन जो है वो सीवियर हो रहा है, ठीक है, तो उसको मैनेज किया जाता है। एंड अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पैनक्रेटिक कैंसर। पैनक्रेटिक कैंसर में क्या होगा, ये जो है बेसिकली हाईली एग्रेसिव ट्यूमर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं पैनक्रियाज को, एंड ऑफनली जो है वो डायग्नोस्टिक लेट, क्योंकि पता ही नहीं चलता है
क्योंकि जैसे मान लीजिए पेनक्रियाटिक के जो है वो टेल एरिया में कोई भी ट्यूमर हो गया तो उसका बेसिकली जो है वो पता ही नहीं चलेगा। ठीक, नेक्स्ट रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। रिस्क फैक्टर क्या होता है? स्मोकिंग होती है, ओबेसिटी होती है, क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस होता है, डायबिटीज होती है और फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो वेट है या क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस है, डायबिटीज़ है, फैमिली में किसी को हो रहा है तो फिर चांसेस बन जाते हैं पैनक्रेटिक कैंसर के। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या होता है दोस्तों? पेनलेस जॉइंडिस होगा। पेनलेस जॉइंडिस क्यों होगा दोस्तों? पेनलेस जॉइंडिस होगा क्योंकि उधर जो है हमारे पास में बाइल है, ठीक है ना, वो बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो है वो सारा का सारा हमारे पास में जो डायरेक्ट बिलीरुबिन था, ठीक है ना, जिसको हमने इनडायरेक्ट से जो है वो डायरेक्ट बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर दिया। जॉइंडिस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा इनडायरेक्ट, और मैंने पढ़ाया हुआ भी है जॉइंडिस में, ठीक है, कि जो हमारे पास में बिलीरुबिन है वो इनडायरेक्ट होता है, अनकॉन्जुगेटेड होता है, इनसोल्यूबल होता है। लीवर उसको जो है वो सोल्यूबल करता है, जिसको हम डायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं। सोल्यूबल करने के बाद जो हमारे पास में हेपेटिक डक्ट है उसके द्वारा बाहर आता है। अब जब पैनक्रेटिक कैंसर ही हो चुका है या हम कहें कि जो हमारे पास में कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है, वो ब्लॉक हो चुकी है तो फिर वो बिलीरुबिन बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर जॉइंडिस जो है वो देखने को मिलेगा। तो येलो स्किन और आई जो है वो येलो मिलेगी क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। वेट लॉस क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि खाना पीना डाइजेशन प्रॉपर हो ही नहीं रहा है, ठीक है। एंड बैक पेन होगा। डार्क यूरिन, पेल स्टूल एंड ईचिंग होगी। डार्क यूरिन क्यों आएगा दोस्तों? डार्क यूरिन इसलिए आएगा क्योंकि उसमें बिलीरुबिन नहीं जा रहा। जो हमारे पास में यूरिन का येलोइश कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? वो हमारे पास में बिलीरुबिन की वजह से आता है। अब बिलीरुबिन नहीं है तो डार्क यूरिन होगा। पेल स्टूल होगा, स्टूल का येलो कलर सैक्रोबिलिनोजन, वो भी इसी की वजह से होता है। और ईचिंग होगा। ईचिंग क्यों होगा? क्योंकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारे के सारे अगर ब्लड में रहेंगे तो फिर ईचिंग चालू होगी। एंड टॉर्टरस साइन जो है वो देखने को मिलेंगे। और टॉर्टरस साइन जो है वो क्यों देखने को मिलेंगे दोस्तों? क्योंकि वहां पे मैलिग्नेंसी हो जाता है, दैट इज उसमें ब्लड में। देन उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास में डायग्नोसिस की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है वो CA-99 ट्यूमर मार्कर जो है वो करवाया जाता है, ठीक है। CT स्कैन करते हैं और MRI करेंगे या फिर बायोप्सी करवाएंगे, इनमें कोई भी चीज़ कर सकते हैं और पैनक्रेटिक जो है वो कैंसर को देख सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विपल्स प्रोसीजर किया जाता है, सबसे ज़्यादा और सबसे डेंजरस प्रोसेस है। सुबह अगर सर्जरी की जाती है तो कम से कम 4-5 घंटे जो है वो इस सर्जरी के अंदर लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं विपल्स प्रोसीजर्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैनक्रिएटोडुडेनोटोमी, यानी कि इसमें पैनक्रियाटाइक, स्टोमक, बहुत सारा पार्ट जो है वो निकाल दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विपल्स प्रोसीजर। विपल्स प्रोसीजर को भी मैंने डिटेल्स में जो है बताया था कि विपल्स प्रोसीजर जो है वो क्यों बनाया गया था, क्योंकि विपल्स प्रोसीजर जो है वो एक साइंटिस्ट थे, उनके आधार पर नामकरण जो है वो इसका किया गया था। और कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन देंगे, क्योंकि कोई भी जब कैंसर होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो हम देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो विपल्स प्रोसीजर के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं। विपल्स प्रोसीजर के अंदर है कि जैसे ये हमारे पास में जो है वो स्टोमक है, देखिए ये हमारे पास में जो है वो स्टोमक है, ये स्टोमक जो है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, और ये यहाँ से जो है वो डुडेनम चालू हो गया और यहाँ पे जो है वो पैनक्रियाज जो है वो चालू हो गया। आप यहाँ पे आसानी से जो है वो सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। अब मैं जो है इसको क्लीन करके दिखा सकता हूँ। विपल्स प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, ये जो डॉट लगी हुई, यानी कि स्टोमक वाला ये एरिया निकाल देते हैं, ठीक है, ये जो स्टोमक वाला एरिया, और ये डुडेनम वाला एरिया निकाल देते हैं, राइट। और ये जो हमारे पास में पैनक्रियाज था, यहाँ से यहाँ तक का जो पैनक्रियाज था, उसमें ये पैनक्रियाज वाला एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया मैंने क्रॉस लगाया है, ये एरिया जो है वो निकाल दिया जाता है। अब देखो यहाँ स्टोमक को इतना काट दिया, ठीक है, ये डुडेनम को यहाँ से काट के जो है वो डायरेक्ट अटैच कर दिया, ये डुडेनम को काट के डायरेक्ट अटैच कर दिया, और बाकी डुडेनम को यहाँ से अटैच कर दिया। इसको हम कहते हैं दोस्तों विपल्स प्रोसीजर्स, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास में कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो हमने जो है वो डिस्कशन किया था, दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज किस तरीके से जो है वो मेन रोल प्ले करता है, तो पैनक्रियाज प्ले ए ड्यूअल रोल इन द डाइजेशन एंड ब्लड शुगर लेवल, यानी कि एक्सोक्राइन में भी और एंडोक्राइन में भी, दोनों में जो है वो मेन रोल जो है वो प्ले करता है। इसीलिए इसको जो है हमने क्या बोला है दोस्तों, मिक्स्ड ग्लैंड बोला है। पैनक्रेटिक डिजीज लाइक डायबिटीज, पैनक्रेटाइटिस एंड कैंसर हैव सीरियस स्क्वेंटली इफ नॉट डायग्नोस्ड अर्ली। अगर अर्ली डायग्नोसिस जो है वो नहीं किया गया तो सीवियर कॉम्प्लिकेशन जो है वो कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं फिनिश होती है।
हमने जो हो पेनक्रियाज को क्या था, पेनक्रियाज में हमने दोनों चीज़ें देखी थी, क्यों इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, क्या इसकी साइज है, क्या इसका वेट है, कहाँ पे सैचुरेटेड होता है, कहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हमने इसके एक्सोक्राइन फंक्शन को देखे थे, कौन कौन से इसके एंजाइम निकलते हैं, एमाइलेज निकलता है, लाइपेज निकलता है, प्रोटेज निकलता है, न्यूक्लियज निकलता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। फिर उसमें हमने एंडोक्राइन देखा था, एंडोक्राइन के अंदर भी जो है वो ग्लूकागोन निकलता है हमारे पास में, एंड देन उसके बाद में जो है वो इंसुलिन निकलता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस को हमने जो है वो डिस्कशन किया था। देन उसके बाद जो है वो हमने इसके पैनक्रियाटिक कैंसर, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, पैनक्रियाटाइटिस के बारे में जो है वो डिस्कशन किया था। तो आज की क्लास जो है वो यहीं फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास में रहेगी दैट इज़ कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। कंटिन्यू जो है वो हार्ड वर्किंग करती है, सफलता जो है वो जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जो है वो जरूर मिलती है। बुलेट सीरीज की शुरुआत भी इसीलिए की गई थी कि हम पूरे टॉपिक को एक दिन में नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर हर दिन एक एक टॉपिक भी पढ़ेंगे तो एक साल के अंदर जो हम 365 टॉपिक जो है वो फिनिश कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? और मुझे नहीं लगता 365 के बाद में कोई भी एग्जाम ऐसा रहेगा जिसको हम क्रैक नहीं कर सकते। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।